नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, गुड आफ्टरनून। 3:30 बज रहे हैं। आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं अपने विषय से संबंधित एक नए अध्याय के साथ। चलिए सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले उन सभी लोगों को मैं बता दूं, वे सभी छात्र छात्राएं जो जून 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का, और उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो उन सभी लोगों के लिए जो नया बैच स्टार्ट हुआ है टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आप सभी लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए टॉपिक लेके आता हूं, ऐसे टॉपिक जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में है, यानी कंप्लीट सिलेबस। आज उसी कड़ी में हम अगले सीक्वेंस को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं, हम लोग बात किस टॉपिक को लेकर चर्चा शुरू किए थे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन को लेकर के। लोक प्रशासन को लेकर के वो सभी छात्र छात्राएं जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है और जून 2024 में वो पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, जो नया बैच स्टार्ट हुआ है, अभी थ्योरी की दूसरी क्लास है, इसके अलावा 4-6 क्लासेस और होंगी। उसके बाद क्लासेस अनलिस्टेड हो जाएंगी, टीचर्स एकेडमी के ऐप पर अवेलेबल रहेंगी पेड छात्रों के लिए। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर पे 9628 95 92 37 9628 959237 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के अलावा अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर भी तैयारी करना चाहते हैं तो यूजीसी नेट जेआरएफ की फर्स्ट पेपर की क्लासेस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप YouTube पे टीचर्स एकेडमी के चैनल पे देख सकते हैं, सारे वीडियोस हैं। इसकी क्लासेस 20 दिसंबर यानी आज से ही नया बैच इसका स्टार्ट हुआ है 40% डिस्काउंट के साथ। तो अगर आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर और आपका सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है, तो आप टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको संस्था के नंबर पे 9628 95 92 37 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आपको टीचर्स एकेडमी के ऐप पर लाइव क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस आप बाद में से देख सकते हैं, रिकॉर्डेड पड़ी रहेंगी। पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगे और प्रैक्टिस सेट जो है आपको कराए जाएंगे। साथ ही साथ डाउट सेशन भी होता है। किसी टॉपिक में आपको कोई डाउट होता है तो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर नया बैच स्टार्ट हो गया, कोई जुड़ना चाहता है तो संस्था के नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे यूजीसी नेट जेआरएफ में पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक को लेकर। सभी लोगों को शिल्पी जी, प्रतिभा जी, ललिता जी, वंदना जी, योगेंद्र जी, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हम लोग बात यहां पे कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के अर्थ क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनके सिद्धांत से जुड़े हुए कुछ टॉपिक जैसे पोस्ट कोर्ब हम लोगों ने कल देखा था। आज लोक प्रशासन के अंतर्गत जितने टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं, उसी लोक प्रशासन में टॉपिक वाइज हम बात कर रहे हैं। एक टॉपिक दिया हुआ है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं नेट जेआरएफ के एग्जाम में। तो आज हम बात करेंगे उस टॉपिक को लेकर के, संगठन को लेकर। सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूं मैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। संगठन, देखिए मैंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी आप लोगों को टाइप करके रखा हुआ है, इसका पीडीएफ भी आपको तुरंत मिल जाएगा। संगठन क्या होता है सबसे पहले हम बात करते हैं संगठन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। संगठन जो होता है निश्चित रूप से मानवीय प्रयासों से, यानी मनुष्यों के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं, मानवीय प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करने तथा संसाधनों को जोड़ने तथा दोनों को एकीकृत करने में लागू होता है। पहले इसको समझ लीजिए कि संगठन निश्चित रूप से मानवीय प्रयासों में, जो मनुष्य प्रयास करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो लोग होते हैं उसमें, और जिन चीजों के माध्यम से हम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति करती है कोई भी संगठन हो, वो सारे संसाधन, रिसोर्स, उसको जोड़ दें तथा दोनों को एकीकृत करने में लागू होता है, ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनका उपयोग हो सके। ठीक है, तो और ये संगठन की अवधारणा को क्या करता है? लागू करता है। संगठन की अवधारणा को लागू करता है, चिन्हित करता है और इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करता है, इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी संगठन क्या होता है? संगठन क्या होता है? मानवीय प्रयासों से जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, मानवीय प्रयासों से और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, दोनों को एकीकृत करता है और उसके माध्यम से निर्धारित लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं संगठन के माध्यम से।
ठीक है, तो संगठन इसे हम कहते हैं। अब संगठन के कुछ थ्योरीज हमने कल देखी थी, आज हम फिर से यहां बात करेंगे संगठन के प्रमुख सिद्धांत और क्या हो सकता है। अंबिका आराध्या जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो संगठन के प्रमुख सिद्धांत क्या है, हम पॉइंट वाइज देखेंगे यहां पे, जो हमने कल बात की थी उसके अलावा। सबसे पहला संगठन का सिद्धांत क्या है, उद्देश्य का सिद्धांत। उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य के बिना संगठन का निर्माण नहीं किया जा सकता है। संगठन के प्रत्येक भाग का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को संगठन के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। आप कई लोग मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, और संगठन बना लिए, लेकिन यह नहीं पता है कि हम अब किस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम कैसे प्राप्त करेंगे, वो नहीं फिक्स है। तो बिना उद्देश्य को जाने संगठन का क्या महत्व। आप संगठन बना लेते हो लेकिन आपको यह नहीं पता कि हम क्या अचीव करेंगे। तो संगठन के, जब संगठन की बात आती है उसमें एक सिद्धांत होता है उद्देश्य का सिद्धांत, कि उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए कि हमको इस चीज की प्राप्ति करनी है, यह बहुत जरूरी है। ठीक है, संगठन में आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे क्या कहता है, और उद्देश्य अगर निश्चित नहीं होते हैं तो मनुष्य यानी मानव और मानव सामग्री का उपयोग नहीं हो सकता ठीक तरीके से। अगर आपके उद्देश्य फिक्स नहीं है कि हमारे क्या उद्देश्य हैं, तो ना तो जो संगठन में मनुष्य होते हैं, जो मानव होते हैं, और जो चीजें होती हैं जिसके माध्यम से हम उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, उसका प्रभावी तरीके से उपयोग जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो संगठन में यह बहुत जरूरी है, उद्देश्य का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। फिर समन्वय का सिद्धांत, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। संगठन के समस्त सिद्धांत जितने भी हैं, समस्त सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। समन्वय संगठन के सभी सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है, और इसका उद्देश्य ही विभिन्न विभागों पर किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। कि भैया ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, कई चरण होंगे, कई चरणों के माध्यम से हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। तो कई विभाग होते हैं, या आप बजट का सेक्शन देखिएगा, आप प्रचार का सेक्शन देखिएगा, ठीक है, आप सोशल मीडिया का सेक्शन देखिएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो सभी विभागों के बीच में समन्वय होना भी क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कोऑर्डिनेशन का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है संगठन में। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, अगर आपस में सामंजस्य नहीं है, आपस में समन्वय नहीं है, तो बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, वो अनुचित हो जाती हैं, उचित नहीं होती हैं। ठीक है, समन्वय का होना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, फिर विशिष्टीकरण का सिद्धांत कहता है। अब विशिष्टीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, कि व्यक्ति की इच्छा एवं कार्य क्षमता के अनुसार ही कार्य सौंपा जाना चाहिए, जिसको करने में वह सक्षम है और उस कार्य में दक्षता प्राप्त करता है, और इस सिद्धांत के पालन से विभागों एवं कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है। विशिष्टीकरण, जिसको जिस चीज में महारत हासिल है, जिसकी जो विशेषता है, उसके आधार पे संगठन में लोगों को काम सौंपना चाहिए। अब कोई बहुत एक्सपर्ट है संगठन में बजट को लेकर के, कोई सोशल मीडिया को लेकर के एक्सपर्ट है, अब काम उनके विशेषता के आधार पर ना दे करके दूसरे तरीके से हम दे, दूसरा काम थमा दें, तो वो चीज क्या होती, सही नहीं हो पाती, कार्य भी ठीक से नहीं हो पाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात होती है। इसीलिए संगठन में विशिष्टीकरण का होना अति आवश्यक होता है। ठीक है, गुड इवनिंग हनुमा जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो संगठन के सिद्धांत में एक विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। फिर हम आगे बात करते हैं अधिकार का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ राइट्स। सर्वोच्च सत्ता से अधिकारों के हस्तांतरण के लिए पद श्रेणी क्रम का निश्चित निर्धारण होना चाहिए। प्रत्येक कार्य के संबंध में अधिकारों का उचित निर्धारण किया जाना चाहिए। तो आप देखें, सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च सत्ता का मतलब यह होता है जिसके पास सबसे बड़ी शक्ति होती है, यानी वो बंदा जो अपने आप में क्या होता है, संप्रभु होता है। क्या होता है, संप्रभु होता है, सर्वोच्च होता है।
तो वहां से सर्वोच्च सत्ता से अधिकारों के हस्तांतरण, कि वहां से सत्ता की ताकत होती है उसको हम किसी और के हाथों में सौंपेंगे। इसके लिए पद श्रेणी क्रम का निश्चित निर्धारण होना चाहिए कि सबसे ऊपर जो बॉस हैं, उनके नीचे डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, फिर क्लर्क हैं, वर्कर्स हैं, प्यून हैं, संगठन में जो भी चीजें होती हैं जैसे जैसे। तो जो सर्वोच्च होता है उसके बाद साई शक्ति होती है, वो सभी को शक्ति क्या करता है, बांटता है कि तुम्हारा ये काम है, तुमको ये अथॉरिटी दे रहे हैं, तुमको ये पावर दे रहे हैं, तुम ये काम करोगे। ये चीज होना बहुत जरूरी है। अब जो संगठन में सर्वोच्च पद पे होता है, जो संगठन में सर्वोच्च पद पे होता है, उससे कह दिया जाए कि तुम जो है सफाई का काम करोगे या हम सफाई का काम करेंगे, तो वहां पे लक्ष्य भूल जाइए फिर, क्योंकि वो उस काम को करने में एक्सपर्ट भी नहीं है और उस काम को करने में उसको मानसिक रूप से बहुत एक तरह से झुंझलाहट होगी, क्या करे यार हम ये काम थोड़ी करेंगे। तो संगठन में अधिकार का सिद्धांत भी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यही बहुत जरूरी है। अधिकार एवं दायित्व साथ साथ होने चाहिए, यानी ये अधिकार और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ होने चाहिए। अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए उच्च अधिकारियों का पूर्ण दायित्व होता है। अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए उच्च अधिकारियों का पूर्ण दायित्व होता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप इनसे ये काम करवाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आप इनसे ये काम करवाएंगे, आप उच्च अधिकारी ही आपके अंडर में हैं, लेकिन आप ठीक से काम नहीं करवा पाए, तो भाई जाहिर सी बात है फंसेगा तो पहले बॉस, जो मैनेजर होगा, वर्कर्स तो बाद में आएंगे। तो इसीलिए अधिकार और उत्तरदायित्व का आपस में साथ साथ होना चाहिए कि आपका अधिकार दे, हम आपको ये अधिकार मिला है कि आप इन इन कार्यों को इन लोगों से करवाएंगे और फिर आप उनसे वो काम करवाएंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आप नहीं करवा पाएंगे तो फिर जो है लक्ष्य की प्राप्ति भूल जाइए संगठन में। दूसरा, जब उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारियों से या फिर नीचे काम करने वाले वर्कर से, कर्मचारियों से कोई काम करवाता है, तो वहां पे उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक रूप से शोषण ना होने पाए। अगर यह होता है तो कर्मचारी मन से काम भी नहीं करेगा और इससे संगठन के उद्देश्य की पूर्ति में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो समन्वय आपस में होना चाहिए, अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों का साथ साथ होना जरूरी है। अगर आपका ये अधिकार है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे भारत देश के संविधान में भाग 3 में मूल अधिकार है कि वो आपका अधिकार है, लेकिन उसी संविधान में अगले भाग में भाग 4 में अनुच्छेद 51 के क में आर्टिकल 51A में कुछ ड्यूटी भी दी गई है, कुछ कर्तव्य भी दिया गया है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कर्तव्य को आप फॉलो करिए। ये बात की बात है कि आप मूल कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो आपके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। ठीक, ये होना चाहिए। इसके अलावा व्याख्या का सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। व्याख्या का सिद्धांत क्या होता है कि प्रत्येक संगठन में हर एक की स्थिति लिखित रूप में स्पष्ट निर्धारित की जानी चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी के क्या कर्तव्य होंगे, उसके क्या दायित्व होंगे, उसके क्या अधिकार होंगे, उसके संबंधों के लेकर के स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए। अब जब किसी को पता ही नहीं रहेगा कि मेरे कर्तव्य क्या हैं, मुझे क्या अधिकार मिला है, मेरा क्या दायित्व है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्या काम करूंगा, तो पता भी नहीं चलेगा। संगठन में होना जरूरी। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, संगठन जो है बहुत जरूरी है। संगठन का एक काम यह भी होता है कि संगठन में जो दो लोग होते हैं सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, उनके अधिकार क्या हमको पता होने चाहिए, उनके कर्तव्य क्या है उनको पता होने चाहिए। अब जैसे जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा दायित्व तो है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। टेक्निकल का काम होता है यहाँ पे अलग तरीके से कि नोट सबके ग्रुप पे चला जाए, सर ने जो दिया है। टाइपिस्ट का काम अलग होता है, टेलीकॉलर का काम अलग होता है, सबके अपने अपने दायित्व पता है। तो संगठन में दायित्वों की जानकारी भी क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। ठीक है जी, बिल्कुल शिल्पी जी, बिल्कुल प्रतिभा जी, बिल्कुल। तो संगठन में यह होना क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है,
जरूरी होता है, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आदेश की एकता, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, इसका सिद्धांत। तो संगठन में जो भी व्यक्ति कार्यरत है, व्यक्ति जो कार्य एक समय में एक ही अधिकारी की सेवा कर सकता है, अतः एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त कर सकता है। एक से अधिक अधिकारियों से आदेश प्राप्त होने पर उसकी कार्यरुचि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगी, उसकी कार्यरुचि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगी। ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। अगर आप किसी संगठन में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी संगठन में काम कर रहे हैं एज अ वर्कर, एक कर्मचारी के तौर पर, कोई अधिकारी आया, उसने आपको कहा कि ये काम पहले करो, इसको बाद में करो। अगला अधिकारी, अगला इंचार्ज आता है, वो कहता है कि नहीं ये काम पहले करो, उसको पेंडिंग कर दो, बाद में हो जाएगा, ये बहुत जरूरी है। तो जो कर्मचारी होता है, जो वर्कर होता है, संगठन में काम करने वाला व्यक्ति होता है, वो अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर पाएगा, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बाद में वही बॉस, वही अधिकारी उससे कहेंगे तुमसे इतना सा काम नहीं होता है। तो संगठन का एक उद्देश्य, संगठन में एक चीज ये भी होनी चाहिए कि एक बार में एक ही अधिकारी के आदेश का पालन करना चाहिए। एक से अधिक करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है संगठन में, ठीक है। चलिए, पेपर तो 11 को ही था। ललिता जी भी जुड़ी हैं, प्रतिभा जी, दोनों पेपर था इन लोगों का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अनुरूपता का सिद्धांत। अनुरूपता का सिद्धांत क्या होता है? यदि व्यक्ति के दायित्व अधिकारों की तुलना में अधिक हैं, अगर व्यक्ति के दायित्व अधिकारों की तुलना में अधिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, अधिकार उनके पास कम है, तो उन्हें पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वह उन्हें पूरा नहीं कर सकता है। तथा व्यक्ति के अधिकार दायित्वों की तुलना में अधिक हैं, अगर व्यक्ति का अधिकार ज्यादा है और दायित्व कम है, तो वह उनका दुरुपयोग कर सकता है। अतः दोनों स्थितियों में संगठन के लिए अच्छी नहीं है। अनुरूपता का सिद्धांत यह कहता है, अगर अधिकार ज्यादा दे दिए गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तब भी समस्या आएगी, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक है, अधिकार कम है, तब भी काम करने में समस्या आएगी। संगठन के अनुरूपता के सिद्धांत के अंतर्गत यह बात बताई जाती है कि अगर अधिकार ज्यादा हो गए, किसी को अधिकार ज्यादा मिल गए, दायित्व कम मिल गए, तब भी समस्या आएगी। किसी को दायित्व ज्यादा मिल गए, अधिकार कम मिल गए, तब भी समस्या आएगी। अनुरूपता नहीं हो पाएगी, कार्य करने में आसानी नहीं हो पाएगी, वो इसका दुरुपयोग भी कर सकता है, और संगठन के ना तो हित में होगा, ना संगठन के जो उद्देश्य होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, उनके हित में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है, ठीक है। तो संगठन में ये होना क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक। संगठन में ये चीज होना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है कि अनुरूपता बनी रहे। कोई भी चीज ज्यादा किसी चीज को ना मिले, और किसी चीज को, भाई जाहिर सी बात है, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं तो कभी कभी वो अत मचा देता है, समस्याएं हो जाती हैं। फिर आता है नियंत्रण के विस्तार का क्षेत्र। अब नियंत्रण के विस्तार के क्षेत्र में क्या आता है, चलिए देखते हैं कि नियंत्रण के क्षेत्र से मतलब क्या है कि एक अधिकारी द्वारा अपने विभिन्न अधीनस्थों की क्रियाओं पर नियंत्रण बनाए रखने से है। कोई भी अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से 5 या 6 कर्मचारियों की क्रियाओं पर नियंत्रण कर सकता है। तो संगठन में क्या कहते हैं कि जो अधिकारी होता है, उस अधिकारी के माध्यम से जो उसके अधीनस्थ होते हैं, अधीनस्थ का मतलब जो उसके अंडर में काम करते हैं, तो इसमें क्या कहा गया है कि एक अधिकारी द्वारा विभिन्न अधीनस्थों की क्रियाओं पर नियंत्रण बनाए रखने से है नियंत्रण के विस्तार का क्षेत्र। नियंत्रण के विस्तार का क्षेत्र कि अधिकारी होगा जो अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण बनाए रखेगा, और उसके अंडर में 5 से 6, यहां पर लिखा भी है कि 5 या 6 कर्मचारियों की क्रियाओं पर नियंत्रण लगा सकता है। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सत्य बात है। आप किसी भी संगठन में देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, सरकारी या गैर सरकारी, क्लास 10th में एनसीईआरटी में है, संगठन में सरकारी या गैर सरकारी,
हर संगठन में एक अधिकारी होता है, उसके अंडर कुछ कर्मचारी काम करते हैं, और उसके अंडर एक कर्मचारी नहीं काम करते, 5, 6, 10, 15 कैपेसिटी के बिहाफ पे होता है, वर्क के बिहाफ पे होता है, उसके अंडर में काम करते हैं। तो जब उसके अंडर में काम करेंगे तो ये उस पर क्या रखेगा, नियंत्रण रखेगा, और इसे बोलते हैं नियंत्रण के विस्तार का क्षेत्र। बहुत जरूरी होता है। आप रूरल सेक्टर में चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, संगठन की बात हम ना करें, जैसे अभी गेहूं की फसल लगाई गई है, इसके पहले धान की फसल थी, चावल धान की फसल कटाई हो रही थी। तो बहुत से लोग होते हैं, आदमी मजदूरों को कह देते हैं, जो लैंडलेस लेबर होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनसे कह देते हैं कि भाई फसल काट दीजिए, आपको इतना पैसा दे देंगे। तो आप देखेंगे कि गांव में जब इस तरह की क्रियाएं होती है तो उनके साथ गांव का एक आदमी भी रहता है खेतों में। क्यों रहता है? समझ लीजिए वो एक अधिकारी के तौर पर रह रहा है कि ये लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आधा काट दिया आधा गिरा दिए, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए होता है, इसलिए होता है, ये चीजें होती है। तो नियंत्रण के विस्तार का क्षेत्र ये बहुत जरूरी होता है। फिर आता है संतुलन का सिद्धांत। संगठन में ही आपका आता है संतुलन का सिद्धांत। अब ये संतुलन की थ्योरी क्या कहती है? यह सिद्धांत संगठन की विभिन्न इकाइयों, संगठन की जितनी इकाइयां होंगी, जितने ब्रांचेस होंगे, सभी इकाइयों नियंत्रण के विस्तार एवं आदेशों की श्रृंखला, रेखा व कर्मचारी प्रारूप आदि में उचित संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो संगठन के जितने ब्रांचेस होती हैं, नियंत्रण के विस्तार एवं आदेशों की श्रृंखला, नियंत्रण के विस्तार, देखिए आपने लिखा है ना, नियंत्रण के विस्तार एवं आदेशों की श्रृंखला। नियंत्रण के विस्तार का मतलब जाहिर सी बात है, संगठन की कई ब्रांच है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उस पर नियंत्रण रखने के लिए। बहुत से आदेश पारित किए जाते हैं अलग अलग इकाइयों में, अलग अलग अधिकारियों के माध्यम से। वो विस्तार, वो आदेश, उनकी श्रृंखला, देखा यहाँ पे गैर लिखा हुआ है, कर्मचारी आदि में उचित संतुलन बनाए रखने पर बल देता है। संतुलन का सिद्धांत ये बल देता है, ठीक है, बिल्कुल ये क्या करता है, बल देता है। तो ये होना बहुत जरूरी है, बैलेंस का बना रहना बहुत जरूरी है। बहुत से ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनकी एक ब्रांच यहाँ पे, जैसे हमारी संस्था चलती है, आपकी संस्थाएं चलती है, भाई ऑनर तो नहीं हूं मैं, लेकिन ऑनर कोई और है, हमारी संस्था चलती है यहाँ पे। तो आप इस चीज को देखे होंगे कि इसमें होता क्या है कि होम साइंस की क्लास लेती है मैम, वो राजस्थान से लेती हैं। हिस्ट्री वाले सर दिल्ली के पास हैं, कहीं बाहर हैं, वहां से ले रहे हैं। हम प्रयागराज से ले रहे हैं। कोई हिंदी क्लास कहीं और से चल रही है, हिस्ट्री क्लास कहीं और से। तो एक तरह से हम कहते हैं भले ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग ब्रांच है, लेकिन उस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे अलग मैनेजर होते हैं, वहां पे अलग हो जाते हैं। तो आपस में संतुलन बनाए रखना आदेशों की श्रृंखला के बीच में, इकाइयों के बीच में, यह बहुत जरूरी होता है। और यह संतुलन का सिद्धांत कहलाता है संगठन के लिए, संगठन के लिए। फिर है निरंतरता का सिद्धांत, फिर है निरंतरता का सिद्धांत। अब निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? संगठन संरचना में पर्याप्त लोच होनी चाहिए, यानी संगठन का जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे बनाया जाता है संगठन लोगों के मिलकर के, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लोच होना चाहिए, जिससे कि संगठन संरचना में आवश्यकता पड़ने पर इसका पुनर्गठन किया जा सके। जैसे कि हमारे भारत देश का संविधान, हमारा भारत देश का संविधान क्या है, लचीला भी है, कठोर भी है। लचीला इसलिए है कि उसमें संशोधन आसानी से भी कर सकते हैं, कठोर इसलिए है कि संशोधन आसानी से नहीं भी हो सकता है। उसी तरह से संगठन को लेकर कहा जाता है कि संगठन की संरचना में लोचपन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर हम संगठन का पुनः निर्माण कर सकते हैं, पुनर्गठन कर सकते हैं। यह संगठन में होना बहुत जरूरी है, जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ही ज्यादा क्या होती है, जरूरी होती है। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इतना तो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। लिखा है संगठन एक प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है, इसलिए संगठन आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। संगठन आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फर्जी बैठे हैं चलो संगठन बना लेते हैं, नहीं,
आवश्यकता के अनुरूप होती है कि भैया ये काम करना है, अकेले नहीं हो पाएगा। संगठन बातें, तमाम संगठन काम करते हैं हमारे देश में, सरकारी भी हैं, अर्ध सरकारी भी हैं, निजी भी हैं, तमाम हैं। फिर है अधिकार प्रत्यारोजन का सिद्धांत। अधिकार प्रत्यायोजन का सिद्धांत। अब अधिकार प्रत्यायोजन का सिद्धांत क्या कहता है? अधिकार प्रत्यायोजन का सिद्धांत क्या कहता है? अधिकारों का प्रत्यायोजन संगठन के निम्न स्तर तक, कहां तक? निम्न स्तर तक, संगठन के निम्न स्तर तक किया जाना चाहिए। यदि उस स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति निर्णय परिणामों से प्रभावित होता है, उच्च प्रबंधकों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने और भारी नियोजन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। यह बहुत जरूरी होता है अधिकार प्रत्यायोजन का सिद्धांत। देखिए, अधिकारों का प्रत्यायोजन संगठन के निम्न स्तर तक, यानी संगठन के उच्च स्तर से लेकर के निचले स्तर तक करना चाहिए। उस स्तर पर कार्य करने वाला व्यक्ति निर्णय के परिणामों से प्रभावित होता है। ठीक है, भाई जब कोई निर्णय लेंगे, जब कोई व्यक्ति उच्च पद पे है और कोई निम्न पद पे है, वो अगर डिसीजन लेगा तो वहां से लेकर के नीचे तक के लोग क्या होंगे? उससे प्रभावित होंगे। ऊपर से लेकर के नीचे तक के लोग उनसे प्रभावित होंगे। उसके क्या परिणाम होंगे? वो निगेटिव पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा। वो होता, जैसे होता नहीं है कि जो है अक्सर कभी कभी जो आप प्राइवेट सेक्टर में अगर काम करते होंगे या कोई कर रहा होगा, कोई करते भी हैं, कभी आप करेंगे, भगवान न करे ऐसा दिन आए, तो आप देखेंगे कि कभी कभी आपकी गलती नहीं होती है, फिर भी बॉस क्या करते हैं? डांट देते हैं। फिर भी क्या करते हैं? बॉस डांट देते हैं। कभी कभी जब आप जॉब करते रहते हैं और उस दौरान आपकी गलती नहीं होती है और बॉस साहब जब उनको जानकारी मिलती है तो आपको डांट देते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत बिगड़ देते हैं, और आप लाख सफाई देते हैं तब भी नहीं सुनते। कहते ना ना हम कुछ सुनेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं ना, हमने कह दिया ना, बात खत्म। इस तरह से फिर दिल को तसल्ली देते हैं। हम लोग बाहर निकलते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, फिर ये कहते हैं कोई बात नहीं, बॉस इज ऑलवेज राइट, ये डायलॉग बोलते हैं। तो ये चीजें भी होती हैं। तो संगठन के उच्च अधिकारियों के माध्यम से कभी कभी ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं उच्च पद से, जो निचले पद तक क्या करता है? उसको प्रभावित करता है, इंपैक्ट डालता है। और वो इंपैक्ट जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, वो इंपैक्ट जो होता है वो निगेटिव भी हो सकता है। ये जरूरी याद रखिएगा। ठीक है, सरलता का सिद्धांत। संगठन संरचना सरल से सरल होनी चाहिए। संगठन जो बनता है, जिसकी संरचना होती है, तो बहुत आसान होनी चाहिए, जिससे सेवारत सभी व्यक्ति आसानी से समझ सके तथा निष्पादन में अधिक लागत ना आए व कठिनाइयों को कम किया जा सके। बिल्कुल सही है। संगठन की संरचना इतने आसानी से होनी चाहिए कि हर व्यक्ति हर पहलू को, हर बात को, हर चीज को एकदम अच्छे से समझ सके। किसी भी कार्य को करने में, उसका निष्पादन करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अगर संगठन की संरचना को आप नहीं समझ सकते, जिस संगठन से आप जुड़े हैं, अगर उसकी संरचना ही नहीं आप समझ सकते, तो क्या होगा? जैसे आप देखते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी संगठन तो नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टी से एक राजनीतिक दल कहते हैं हम, वो भी लोगों का समूह होता है। एक ही विचारधारा के जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, उन्हीं का समूह होता है राजनीतिक दल। एक ही विचारधारा के लोग जो होते हैं, उन्हीं का समूह होता है दल, राजनीतिक दल। नॉर्मल बात में ऐसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब सेंट्रल लेवल से लेकर के लोकल लेवल तक उस पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चीजों को नहीं जानते, और कभी कभी एक ही टॉपिक को लेकर के अलग अलग उस पर क्या करते हैं? बयान दे देते हैं, अपना अलग अलग बयान दे देते हैं, और बाद में उसमें क्या होती है? समस्या आ जाती है। इसीलिए संगठन में कहा जाता है कि सरलता का सिद्धांत होना चाहिए, कि संगठन की संरचना इतनी आसान हो कि हर व्यक्ति, उसमें जोड़ने वाला हर इंसान उस चीज को आसानी से समझ सके कि संगठन में कैसे काम करना है, क्या करना है, हर चीज को। यह बहुत जरूरी होता है संगठन में। ठीक है, ये संगठन में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा क्या होता है? जरूरी होता है संगठन के लिए। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग।
लोचशीलता का सिद्धांत। लोचशीलता का सिद्धांत क्या कहता है कि संगठन के लोचशील होने से यानी संगठन का बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होने से बिना भारी फेरबदल के ही संस्था में नवीन तकनीकों को लागू करके कार्य कुशलता में वृद्धि की जा सकती है। बिल्कुल सही है। अगर संगठन में लोचशील होता है यानी संगठन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है तो उसमें बिना किसी परिवर्तन के नई तकनीकों का इस्तेमाल करके कार्य कुशलता में वृद्धि कर सकते हैं फ्लेक्सिबल होने पर। अब बहुत ज्यादा टफ अगर होगा, कठोर होगा संगठन, तो उसके लिए परिवर्तन करना पड़ जाता है और परिवर्तन आसान नहीं हो पाता। इसीलिए कहा जाता है कि संगठन का लोचशील का सिद्धांत यही कहता है कि संगठन में ये चीजें होनी चाहिए। लोचता होने पे, लचीलापन होने पे बिना परिवर्तन किए तकनीक का प्रयोग करके और कार्य कुशलता में वृद्धि की जा सकती है। अतः संगठन संरचना लोचशील होनी चाहिए। यदि संगठन संरचना में भावी आवश्यकताओं के अनुसार समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी तो संगठन अप्रभावशील हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर संगठन की संरचना में भावी आवश्यकताओं के कि आगे चल करके हमें यह जरूरत पड़ सकती है, आगे चल करके हमारे ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, तो भावी आवश्यकताओं के अनुसार समायोजन की व्यवस्था नहीं होगी तो संगठन अप्रभावशील हो जाएगा। संगठन पर कोई प्रभाव जो है बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए संगठन का लोचशील का सिद्धांत ये कहता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होना भी चाहिए। हर इंसान को बहुत ज्यादा टफ, इंसान को भी टफ नहीं होना चाहिए। समय के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना चाहिए। भाई आप अपने एजुकेशन सेक्टर में ले लीजिए, बहुत से टीचर ऐसे हैं जो सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऑनलाइन कभी नहीं पढ़ाते थे। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि ऑनलाइन का क्रेज हो गया है, तो लोग अपने आप को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, बदल देते हैं, फ्लेक्सिबल। अब वही ऑनलाइन ही पढ़ा देते हैं। स्टार्टिंग में बहुत लोग नहीं पढ़ा पा रहे थे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तमाम समस्याएं। तो लोचशील होना चाहिए। न्यूनतम सत्ता स्तरों का सिद्धांत। न्यूनतम सत्ता स्तरों का सिद्धांत, अब ये क्या कहता है? न्यूनतम सत्ता स्तरों का सिद्धांत ठोस एवं शीघ्र निर्णय के लिए संगठन संरचना में सत्ता स्तर को न्यूनतम किया जाना चाहिए। सत्ता स्तर को न्यूनतम किया जाना चाहिए। सत्ता स्तर की निर्देश श्रृंखला लंबी हो जाती है तो निम्न स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति को निर्देश प्राप्त होने में विलंब होता है और साथ ही साथ संदेश की शुद्धता पर भी प्रभाव पड़ता है। क्या कह रहा है कि न्यूनतम सत्ता स्तरों का सिद्धांत। न्यूनतम सत्ता स्तर का मतलब जैसे सबसे नीचे ये है, फिर इसके नीचे, फिर ये इसके नीचे, फिर ये इसके नीचे, फिर ये इसके नीचे। अब कई लेवल हो गए सत्ता में, कई लेवल हो गए सत्ता में। ठीक, सत्ता में कई लेवल हो गए। ये इनको बताएंगे, फिर ये इनको, फिर ये इनको, फिर ये इनको, फिर ये इनको, फिर ये इनको। ये सबसे निम्न स्तर, ये सबसे निम्न स्तर। जब यहां तक संदेश पहुंचेगा, जब यहां तक संदेश पहुंचेगा तो उसको समझने में दिक्कत हो जाती है, समझने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, यहां से जो निर्देश निकला है यहां तक आते आते सब अपने अपने लैंग्वेज आपको बताएं, प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरा क्या होता है, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहां से लेकर के यहां से लेकर यहां तक आने में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, देरी, लेट हो जाता है। तो संगठन में जो संरचना होती है, सत्ता स्तर लेवल जो होता है उसको न्यूनतम किया जाना चाहिए। ये नहीं कि इतना लेवल हो, नॉर्मली होना चाहिए कि नीचे ये है, बहुत हो गया ये, बहुत हो गया ये कि हमने इनको आदेश दिया, इन्होंने इनको आदेश दिया, काम खत्म, काम खत्म, ये चीजें। तो जो स्तर होता है संगठन में, जो लेवल होता है, उसमें बहुत ज्यादा चीजें लेवल नहीं होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, ये होता है, ये चीजें होती हैं। ठीक, और इससे कार्य की शुद्धता पर निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, काम आसानी से हो जाएगा। फिर होता है अनुरूपता का सिद्धांत। अब ये अनुरूपता का सिद्धांत क्या कहता है? अनुरूपता का सिद्धांत, समान काम करने वाले कर्मचारी, देखिए समान कार्य करने वाले मतलब एक जैसे काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, जो इक्वल काम करते हैं। मैं जो काम कर रहा हूं वही वो भी कर रहा है,
जो काम वो कर रहा है वही वो भी कर रहा है। तो समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों एवं दायित्वों में भी एक रूपता होनी चाहिए। समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों एवं दायित्वों में भी एक रूपता होनी चाहिए, जिसके कारण अधिकारों के टकराव समाप्त हो जाएंगे तथा निष्पादन में कुशलता आ जाएगी। ये चीजें कि अगर कई सारे व्यक्ति हैं, एक ही कार्य को कर रहे हैं, समान कार्य को कर रहे हैं कर्मचारी, ठीक है, तो उनके अधिकारों एवं दायित्वों में भी एक रूपता होनी चाहिए। यही नहीं कि एक ही जो काम मैं कर रहा हूं वही काम वो भी कर रहा है, वही काम वो भी कर रहा है, वही काम वो भी कर रहा है, लेकिन उनके अधिकार अलग है, मेरे अधिकार अलग है, उसमें एक रूपता नहीं है, अनेक रूपता है, भिन्न भिन्न है। तो समस्या आ जाती है, जिसके कारण अधिकारों के टकराव समाप्त हो जाएंगे और निष्पादन में कुशलता आ जाएगी। अगर एक रूपता होगी तो ठीक है, तो आपस में टकराव नहीं होगा। तो ये भी होना चाहिए, संगठन में ये भी होना चाहिए। फिर होता है पदाधिकारियों से संपर्क का सिद्धांत। ये भैया बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। एक उपक्रम में संगठन के विभिन्न स्तरों पर प्रबंधकों में ऊपर से नीचे की ओर वरिष्ठता तथा अधीनता के क्रम में परस्पर संपर्क होना चाहिए। ऊपर से नीचे की ओर वरिष्ठता तथा अधीनता के क्रम में परस्पर संपर्क होना चाहिए। अब सबसे ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है, उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है, ठीक है। अब अब इस स्तर के, ये जो निम्न स्तर है, इस स्तर की बात हम कर रहे हैं अगर, अब इस स्तर के जो कर्मचारी हैं, इस स्तर के जो कर्मचारी हैं, अब इनको अपने बॉस से संपर्क करना है। इनको अपने बॉस से क्या करना है? संपर्क करना है। जब इनको इनके बॉस से संपर्क करना होगा तो कभी कभी बहुत समस्या होती है, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से संपर्क नहीं हो पाता, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क नहीं हो पाता। और इससे सबसे चीज के बड़ी चीज क्या होगी? यहां तक सूचना पहुंचाने में विलंब हो जाएगा, विलंब हो जाएगा। और उससे इनके लिए, निचले स्तर के लोगों के लिए क्या हो जाएगी? समस्या खड़ी हो जाएगी, बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी। तो ये चीज होना बहुत हो जाता है। इसीलिए जो सत्ता के विभिन्न स्तर हैं, जो संगठन के विभिन्न स्तर है, उन प्रबंधकों में ऊपर से नीचे की ओर वरिष्ठता और अधीनता के क्रम में, हम सीनियर तुमसे नीचे हो, इनके बीच में संपर्क का होना बहुत आवश्यक है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि निचले स्तर के कर्मचारी अपने संगठन के पदाधिकारी को, उच्च पदाधिकारी को नहीं बता पाते, संपर्क ही नहीं हो पाता, और बीच में जो लोग होते हैं वो घाला मेला कर देते हैं। ये हो जाता है, तो ये समस्या हो जाती है। तो ये होना बहुत जरूरी है। फिर दिया है निश्चितता का सिद्धांत। निश्चितता का सिद्धांत, संगठन के इस सिद्धांत के अनुसार संस्था में कार्यरत व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया न्यूनतम प्रयासों द्वारा अधिकतम कार्य कुशलता से, प्रत्येक क्रिया न्यूनतम प्रयासों द्वारा अधिकतम कार्य कुशलता से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान प्रदान करने वाली होनी चाहिए। एक लाइन, निश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि संस्था में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी हर एक एक्टिविटी, प्रत्येक क्रिया न्यूनतम प्रयासों से, मतलब ज्यादा प्रयास ना करना पड़े, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, न्यूनतम प्रयासों द्वारा अधिकतम कार्य कुशलता से, मतलब प्रयास कम करें और कार्य एक्सपर्ट हो जाए। जैसे कि अगर आपसे यह पूछा जाए, बहुत से ऐसे होते हैं ना कि अगर मैं बोलूं कि भैया दीवार तोड़नी है, तो कुछ लोग कहेंगे हाँ सर तोड़ देंगे, कुछ लोग मुक्का का इस्तेमाल करेंगे ना, सनी देओल का 2.5 किलो वाला हाथ इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग हथौड़ा लेके आएंगे, धड़ाधड़ मारना शुरू करेंगे। और जो स्मार्ट बंदा होता है वो जैसे भी लाएगा 2 बड़े गिरा देगा। तो ये चीज होती है, संगठन में भी ये चीज होनी चाहिए। इसमें सिद्धांत में कहा जाता है संगठन में कि जो कार्य है वो अत्यधिक कुशलता के साथ हो और प्रयास भी बहुत ज्यादा ना करना पड़े, स्मार्ट तरीके से दिमाग लगा के करें ताकि वो काम हो जाए अधिक कुशलता के साथ। तो संगठन में ये चीज भी होनी चाहिए, ठीक है। संगठन में ये चीज भी क्या है, होनी चाहिए,
जो कि बहुत ज्यादा क्या होती है, जरूरी होती है, जो कि बहुत ज्यादा क्या होती है, ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है, जरूरी होती है। ठीक है, ये चीज, और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है। ठीक, चलिए ये जितने पॉइंट आपने देखे ये सभी क्या है, संगठन के थ्योरीज थी, संगठन के सिद्धांत थे। तो संगठन किसे कहते हैं, उसके प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं, ये आपने देखा। अब इसके आगे और भी टॉपिक है, ठीक है, इसके आगे और भी टॉपिक है, लेकिन हम उसे कल चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों की क्लास YouTube पे जो आप लोगों की क्लास चलती है, यह आप लोगों की क्लास जो है 3/15 से लेकर के 4/15 तक, कल से, कल यानी 21 तारीख 12 महीना 2023, कल से आप लोगों की यहां पे क्लास चलेगी LT की, LT पॉलिटिकल साइंस या LT सिविक्स की, जिसका टॉपिक आप देखते हैं कि सिद्धांत है, संविधान है और विचारक है, और विदेश नीति भी उसमें 2-3 देशों के साथ है। और वो टॉपिक आपका नेट JRF में भी है, सिद्धांत है, विचारक है, संविधान, तीनों आपके टॉपिक से मैच करता है। IR, तुलनात्मक, ये लोक प्रशासन, ये LT में नहीं है। तो कल से आपका इतने बजे 3 बजे से क्लास होती है, 3:15 मैं इससे लिख रहा हूं, मान ली 10-5 मिनट आगे पीछे हो गया, तो इतने टाइम से आपकी LT क्लास चलेगी। और 4:15 से आप लोगों की जो क्लास शुरू होगी वो UGC नेट JRF के लिए होगी, जैसे कि तुलनात्मक राजनीति, IR हो गया, लोक प्रशासन हो गया, चल रहा है वो। तो YouTube पे आप लोगों को लाइव क्लास जो होगी वो अवेलेबल होगी। ठीक है, जो भी छात्र छात्राएं हमसे नए जुड़ रहे हैं, जो भी छात्र छात्रा हमसे नए जुड़ रहे हैं और उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, जून 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए बता दूं मैं, आपका पॉलिटिकल साइंस का बैच जो स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ फर्स्ट पेपर के लिए भी आपका बैच आज से ही 20 तारीख आज से ही स्टार्ट है, 40% डिस्काउंट के साथ। अगर आप सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर दोनों लेते हैं तो दोनों में आपको छूट दी जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके आपको करना है हमारी संस्था के नंबर पे 9628 95 92 37 83 18 48 92 91, इन 2 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ 9628 वाले नंबर पे आप कॉल के साथ साथ आप इससे व्हाट्सएप भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको टीचर्स एकेडमी के ऐप पर लाइव क्लास मिलेगी, जो बाद में रिकॉर्डेड भी हो जाएगी। अगर आप बाद में देख सकते हैं बाद में देखिए, कोई दिक्कत नहीं। PDF नोट्स जिस तरह से मैंने यहाँ पे टाइप करवा के आपको बताया, मैंने नोट्स भी आपने देखा, उस तरीके से मिलेगा। जो टाइप किए हुए तो रहेंगे ही, साथ ही साथ हैंड रिटन भी होते हैं। ठीक है, हैंड रिटन भी नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस सेट जो है आपको अवेलेबल कराया जाता है, जैसे कि नेट JRF के से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो, और टॉपिक वाइज होंगे। जैसे लोक प्रशासन का है तो सिर्फ लोक प्रशासन का क्वेश्चन रहेगा, IR का है IR का, जैसे कि होता है। तो अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो आज ही संस्था के नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो संगठन किसे कहते हैं, संगठन के जो प्रमुख बिंदु 18 बिंदु हमने देखे हैं, वो बिंदु क्या कहते हैं, वो सिद्धांत क्या कहते हैं, वहां से आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो बहुत मिक्सअप करके आते हैं। थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा संगठन की, आप देखेंगे कि कथन कारण से जुड़े प्रश्न कैसे आते हैं। अभी तो संगठन आज स्टार्ट किया, कल तो मैं सिर्फ लोक प्रशासन किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती है हमने देखा था, उसकी परिभाषा देखी थी। अब एक टॉपिक चलेंगे संगठन का, भी कल 4 बजे से आपकी अगली क्लास होगी संगठन की नेट JRF की, 3 बजे से LT क्लास होगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। प्रतिभा जी बिल्कुल जी, अभी तो लाइव चलेगी ललिता जी, अब 4-5 दिन बाद ही चलेगी। ठीक है, आप तो नेट JRF में जुड़ी हुई हैं, परेशान मत होइए, आप तो अब जुड़ी हुई हैं, आप लोग तो एडमिशन लिए हुए हैं, चलेगी। ठीक है, अभी 4-5 दिन लाइव चलेगी, उसके बाद ऐप पर ही चलेगी केवल। ठीक, चलिए फिर कल मुलाकात होती है आप लोगों से, सभी लोग से नमस्कार।